आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे अहम खबर यह है कि इजराइल की तरफ से जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहाँ गैर कानूनी तौर पर बसी यहूदी बस्तियों को अपने साथ शामिल करने की कोशिशों के बीच मुस्लिम मुल्कों में एक बार फिर इजराइल के गुलाम और फिलिस्तीनियों के सपोर्टर्स के बीच विभाजन लाइन यानी डिमार्केशन लाइन साफ नजर आने लगी है। एक तरफ ईरान और उसके साथी मुल्कों और उसके नज़रिए को सपोर्ट करने वाले आने वाले फ्राइडे यानी 22 मई को इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुल्कों में इजराइल से मोहब्बत पैदा करने के लिए टेलीविज़न सीरियल दिखाए जा रहे हैं, ताकि जब वे इजराइल के साथ खुलकर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान करें तो जनता में किसी किस्म का नेगेटिव रिएक्शन ना आने पाए। इस सब के बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास और अब तक इजराइल का साथ देने वाले जॉर्डन के बादशाह और तुर्की की हुकूमत इजराइल के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। साथ ही एक फिलिस्तीनी जाने माने पत्रकार ने कहा है कि अगर सऊदी अरब इजराइल को सपोर्ट ना करता तो अब तक इजराइल ख़त्म हो चुका होता। पूरे इलाके के हालात काफ़ी गर्म हैं, कहीं कहीं तो आने वाले दिनों में किसी जंग होने के इम्कान भी जताए जा रहे हैं। अब यमन के हूथियों ने भी फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बता दिया है कि वो भी इस मामले में ईरान के साथ हैं। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इजराइल के गुनाहों की जांच का हक नहीं है, अगर उसने ऐसा किया तो उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। खबर यह है कि हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रीय सरकार में उनके सहयोगी बेनी गैंट्स ने इस बात पर रजामंदी जताई है कि जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को इजराइल में शामिल करने के प्लान को जुलाई के महीने में पूरा कर लिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लान के तहत वेस्ट बैंक के 30% से ज़्यादा इलाके को इजराइल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर अगर अपने इस वादे पर अमल करते हैं तो फिलिस्तीनियों के लिए एक आज़ाद मुल्क फिलिस्तीन के कायम होने का सपना दम तोड़ जाएगा। अमेरिका पहले ही नेतन्याहू के इस फैसले का सपोर्ट कर चुका है। इजराइल फिलिस्तीन टकराव पर यह पूरा इलाका दो हिस्सों में बटा हुआ है। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है वहाँ की हुकूमतें और जनता फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं, और जहाँ जहाँ बादशाह आते हैं और डेमोक्रेसी नहीं है और अमेरिका और इजराइल की गुलाम हुकूमतें हैं और जनता को बोलने का हक नहीं है, वहाँ वहाँ की हुकूमतें इजराइल को सपोर्ट करती हैं। वहाँ की जनता को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है। एक तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन वगैरह हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, मिस्र, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कुछ और मुल्क हैं। कुछ मुल्क हालात का जायज़ा ले रहे हैं और वो अपनी बात ज़्यादा खुलकर बयान नहीं कर पा रहे। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रमज़ान के आखिरी जुमे को, जिसे जुमा अलविदा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कुद्स डे के तौर पर दुनिया भर में मनाने की अपील की थी। उसके बाद बहुत से मुल्कों, जिनमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल है, बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। इस साल कोरोना की वजह से प्रोटेस्ट के तौर पर ईरान में कार रैली निकलेगी और बहुत से मुल्कों में इस सिलसिले में ऑनलाइन कैंपेन चलाई जा रही है। इस बार वहां के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा है कि कोरोना की वजह से कुद्स डे को नहीं भुलाया जा सकता और हालात के मुताबिक इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट ज़रूर होंगे। इस बीच 19 मई को ईरान ने इजराइल के कब्ज़े वाले यरूशलेम शहर में, जिसे फ़िलिस्तीनी बैतुल मुक़द्दस कहते हैं और जहां मुसलमानों का तीसरा सबसे अहम मजहबी मकाम मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, वहां ईरान ने वर्चुअल एम्बेसी खोले जाने का फैसला किया है, जिसका फ़िलिस्तीनियों ने वेलकम किया है। वर्चुअल एम्बेसी का मतलब यह है कि ऑनलाइन काम करेगी। आपको याद दिला दूं कि यरूशलेम को अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के तौर पर मानकर दिसंबर 2017 में उसने अपनी एम्बेसी तेल अवीव से शिफ्ट करके
जेरूसलम में कायम की है। ईरान के ताज़ा फैसले पर फिलिस्तीन की नेशनल पार्लियामेंट के स्पीकर ने बैतुल मुक़द्दस को फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देने और वहां वर्चुअल एम्बेसी खोलने के फैसले को वेलकम किया है। ट्यूसडे को मिली रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी पार्लियामेंट के स्पीकर सलीम जानून ने कुछ डे के पूर्व संध्या पर एक बयान जारी करके कहा कि ईरान का ये फैसला काफी अहम है, क्योंकि तेहरान ने अपने इस कदम से बैतुल मुक़द्दस को फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता दी है। आपको बता दूं कि मंडे को ईरानी पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके सरकार से कहा है कि 6 महीने में बैतुल मुक़द्दस में ईरान की वर्चुअल एम्बेसी खोली जाए। उधर यमन के हूथी अंसारुल्लाह, जो कि 2015 से सऊदी अरब के हमलों का सामना कर रहे हैं और जो इस जंग में सऊदी अरब को अमेरिका और इजराइल की हिमायत की बात कहते रहते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन बिकाऊ नहीं है और ये कि इजराइल मुस्लिम मुल्कों का दुश्मन नंबर 1 है। अल मसीरा टेलीविजन चैनल की वेबसाइट के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि यमन, सीरिया और इराक के खिलाफ जंग और ईरान के खिलाफ पाबंदियों की वजह फिलिस्तीन समेत मुसलमानों के अहम मामलों के बारे में इन मुल्कों की सम्मानजनक यानी ऑनरेबल पॉलिसी है। उधर फिलिस्तीन के सबसे कमजोर नेता, जो कि अब तक इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम करते रहे हैं, वेस्ट बैंक के रामल्ला में मौजूद फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अमेरिका और इजराइल के साथ सभी समझौतों के खत्म होने का ऐलान किया है। अब से पहले पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के नेता यासर अराफात को अमेरिका और इजराइल ने बड़े लीडर के तौर पर पेश करके इजराइल को मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज कराया था और सारे मुनाफिकत के काम उनसे अंजाम दिलाए थे। महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी जनता पर किए जा रहे जुल्म के लिए अमेरिका को गुनहगार बताया और कहा कि गैर कानूनी कब्जे की इसराइल की कार्रवाइयों में अमेरिका उसका पार्टनर है। साथ ही इसराइल के साथ अमन समझौता करने वाले मुल्क जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी इसराइल को जंग की धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर वेस्ट बैंक को इसराइल ने अपने साथ शामिल किया तो ये उस पर भारी पड़ेगा। 16 मई को जॉर्डन के किंग ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने बचे खुचे फिलिस्तीनी इलाकों को शामिल करने की गलती की तो इलाके में एक बड़ी जंग हो सकती है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने जर्मनी की मशहूर द स्पीगल मैगजीन के साथ इंटरव्यू में इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। इस बीच जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड के बारे में लंदन में मौजूद अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि मैं जॉर्डन नरेश से कई बार मिला हूं। आखिरी मुलाकात पिछले साल अक्टूबर महीने में हुई। उन्हें सबसे बड़ी फिक्र इसी बात की है कि इजराइल वेस्ट बैंक को शामिल करने की कोशिश में है और इस प्रोसेस के दौरान इजराइल लाखों फिलिस्तीनियों को उजाड़कर जॉर्डन के शहरों की तरफ भेजने की कोशिश करेगा और ये जॉर्डन के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा। हम इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, फिर चाहे इसका कुछ भी नतीजा निकले। उनके मुताबिक इस वक्त जॉर्डन काफ़ी ताकतवर है और इस ताकत की वजह जनता और बादशाह के बीच मजबूत रिश्ता है। दूसरी चीज़ यह है कि जॉर्डन की 600 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल से मिलती है और इस पूरी सीमा को संभाल पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। इन हालात में जॉर्डन के पास सबसे असरदार ऑप्शन यह है कि रेजिस्टेंस ताकतों से अपना ताल्लुक बढ़ाए जिनकी लीडरशिप ईरान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार सऊदी अरब को अकेला छोड़ चुकी है और जॉर्डन के साथ वे इससे भी बुरा व्यवहार करने वाली है। इस बीच रमज़ान के महीने में सऊदी अरब का टीवी नेटवर्क MBC इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने को बढ़ावा देने वाले 2 सीरियल दिखा रहा है जिसकी फिलिस्तीनियों ने मुखालिफत की है। अल जजीरा के अली यूनुस ने 7 मई को अपने आर्टिकल में लिखा था कि उम्मे हारून और मखरज 7 सीरियलों में ऐसे अंदाज में हिस्ट्री को दिखाया गया है जिसमें ज़ायोनी यहूदियों को मजलूम बताने की कोशिश की गई है। इन टीवी प्रोग्रामों में फिलिस्तीनियों को नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए फिलिस्तीन के एक बड़े पत्रकार जमाल रियान ने हाल ही में एक खास टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आज इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर रखा है तो उसके लिए सऊदी अरब जैसे कुछ गद्दार अरब मुल्क जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये बात एक सऊदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब्दुल हमीद अल गबीन के उस ट्वीट पर रिएक्शन में कही है जिसमें सऊदी हुकूमत से इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मानने के लिए
और इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने की मांग की गई थी। इस फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट का कहना है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन में इजराइल की मौजूदगी को मजबूती दे रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सऊदी अरब नहीं होता तो इजराइल अब तक ख़त्म हो चुका होता। देखा आपने, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला ऐसा है जिसकी वजह से न सिर्फ इस इलाके में मुल्कों बल्कि बहुत से मुल्कों के बीच इख्तलाफ है। कोशिश ये हो रही है कि सिर्फ 72 साल पहले के इतिहास को भुला दिया जाए और सभी मुल्क जालिम के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। जब तक जुल्म जारी है तो मजलूम से हमदर्दी करने वाले भी मौजूद हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका सऊदी अरब के साथ रह पाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ़ौजें हटाने का काम शुरू हो चुका है। इन नए हालात का आने वाले मिडिल ईस्ट के नक्शे पर क्या असर पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया के हालात को आसान बनाकर आप तक पहुंचाया जाए। इजराइल फिलिस्तीन ऐसा मामला है कि अगर इसे समझ लिया जाए तो दुनिया की आधी सियासत समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के हालात को आप सभी काफ़ी हद तक समझ रहे होंगे। खुले जहन के साथ हालात को समझें और किसी किस्म के ताज्जुब से काम ना लिया जाए तो समझना आसान हो जाता है। दुनिया के समझने में गुलाम और आज़ाद मुल्कों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।